नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और वापस से एक नई क्लास में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे प्रैक्टिस सेट टू लिखा हुआ है। तो ये घटना चक्र का प्रैक्टिस सेट 2 है। घटना चक्र की जो यूपी ट्रिपल एस पेट के लिए टो सीरीज आती है, तो ये उसका दूसरा पार्ट है। एक वीडियो मैं बना चुका हूँ प्रैक्टिस सेट 1 का। अब ये प्रैक्टिस सेट 2 है। तो एग्ज़ाम के पहले मैं 10 प्रैक्टिस सेट करा दूंगा। केवल जो जीके जीएस के प्रश्न हैं वही मैं करा रहा हूँ। तो इसमें जो करंट अफेयर्स के भी हैं सारे हैं, तो आप लोग क्लास ज़रूर लीजिए। मुश्किल से 20 या 30-35 मिनट की क्लास होती है, 25 मिनट की। तो इससे क्या होगा कि आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा एक बार अच्छे से। तो निश्चित ही और तो बात नहीं है, लेकिन ये है कि मतलब करंट अफेयर्स और हिस्ट्री के इससे 100% क्वेश्चन मिलेंगे, और इकोनॉमिक्स से, क्योंकि सिलेबस ही उतना है और कुछ है नहीं इसमें। बाकी इससे गारंटी है कि इसी से क्वेश्चन आएंगे पूरे। 10 प्रैक्टिस सेट कर लेंगे और कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एक बार प्रैक्टिस सेट कर लेना, ये वाले जो मैं करा रहा हूँ बस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में हरित क्रांति की शुरुआत से संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब इंद्र कुमार गुजराल जो हैं वो हरित क्रांति से संबंधित नहीं है। तो चलिए इसको समझते हैं। नॉर्मन बोरलॉग क्या थे? तो जो नॉर्मन बोरलॉग थे, तो इनको ही हरित क्रांति का जनक माना जाता है विश्व में। इन्होंने शुरुआत की थी हरित क्रांति की, और इस विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। और एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं, तो इनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। यदि विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग, यदि भारत में पूछे हरित क्रांति के जनक तो एम.एस. स्वामीनाथन है। ठीक। और जो वंदना शिवा हैं, तो वंदना शिवा को हरित क्रांति के एक आलोचक के रूप में भी जाना जाता है। ये पूछा जाए आपसे क्वेश्चन की हरित क्रांति के आलोचक के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप लोग वंदना शिवा लगाइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वंदना शिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कौन सी एक बाहरी एजेंसी है जिसके साथ नाबार्ड ने वर्ष 2005-06 में सूक्ष्म वित्त को बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये रिक्स नहीं है, तो ये स्विस है, स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन। थोड़ा मिस प्रिंट हो गई है टाइप करने में, तो यहाँ पे होगा स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन। तो ये जो है, तो ये स्विट्ज़रलैंड जो है, स्विट्ज़रलैंड सरकार की एक एजेंसी है। तो उसके साथ नाबार्ड ने बढ़ावा देने के लिए सहयोग किया है 2005-06 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि उदारीकरण नीति के तहत बहुत सारे उद्योगों को सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग अभी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आरक्षित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन। तो चलिए इसको समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम सरकार को यह संसाधन उपलब्ध कराने में मदद करता है। ठीक है। अब केवल 2 क्षेत्र राष्ट्रीय महत्व के सार्वजनिक उद्यमों के लिए आरक्षित हैं, केवल 2 हैं। तो यह है, पहला है कि ये परमाणु ऊर्जा और रेलवे संचालन, यही 2 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि वस्तु एवं सेवा कर एक टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे। तो इसके अध्यक्ष थे ऑप्शन ए, विजय केलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेशन फ्लड का नियम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुग्ध आपूर्ति से। तो जो मतलब इसको जो ऑपरेशन फ्लड था, तो ये दुग्ध आपूर्ति से था। तो इसको क्या बोला जाएगा? श्वेत क्रांति, यानी कि श्वेत क्रांति की गति तेज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, तो वो 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने की थी, और जो इसके अध्यक्ष थे वो डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ठीक है। और ऑपरेशन फ्लड ही था जिसके कारण भारत विश्व में प्रथम स्थान पर आया था दुग्ध उत्पादन में। और यदि विश्व में तो फर्स्ट नंबर पे है ही भारत, लेकिन यदि आपको पूछ लिया जाए कि भारत में कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करता है, तो जो 23-24 का आंकड़ा था उसके अकॉर्डिंग पहला स्थान है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है मध्य प्रदेश, और चौथा है गुजरात, और पाँचवा है महाराष्ट्र। ये आप लोग याद रखिए, पूछ सकता है आप लोगों से। तो इसमें है कि
में ऊष्मा गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थों में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा का एक प्रकार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊष्मागतिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल नारियल के तेल में पाया जाता है। नारियल के तेल में कौन सा अम्ल, तो यह पाया जाता है लॉरिक अम्ल। तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका फार्मूला C12H24O2। तो लॉरिक अम्ल जो है तो इसको डेडेकिनोइक अम्ल भी बोला जाता है। ठीक, ये आप लोग याद रखना कि जो नारियल का तेल है उसमें लॉरिक अम्ल पाया जाता है और इसका रासायनिक सूत्र ये होता है C12H24O2, और इसको डोडेकेनोइक अम्ल भी बोला जाता है। यह पानी में कम घुलनशील होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, पारदर्शी साबुन बनाने में किसका प्रयोग होता है। यानी कि जो जिस साबुन से आर पार दिखे, जैसे पियर्स आती है, तो उसमें क्या हो, उसमें एथेनॉल का प्रयोग होता है। यानी पारदर्शी साबुन बनाने के लिए एथेनॉल का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यानी कि एथेनॉल जो होता है वो तेल एथिल एस्टर जो होता है उसके चरण में जो उत्प्रेरक होता है वो घुलनशील को बढ़ाता है, इसीलिए पारदर्शी साबुन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्न में से विटामिन जल में विलेय है। तो जो जल में विलेय यानी कि जो विटामिन जल में घुलनशील है, तो जो जल में घुलनशील है विटामिन वो है बी और सी। तो याद रखिए कि जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, और जो वसा में घुलनशील है वो A, D, E, K। जैसे गौरव सर बोला करते हैं कि गई भैंस पानी में यानी कि बी और सी। तो जो जल में घुलनशील हैं वो बी और सी हैं, बाकी जो भी बचे हैं वो वसा में घुलनशील है। तो ये भी आए तो आप लोग लगा दीजिएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर काटने से नहीं होता है। तो मच्छर काटने से हेपेटाइटिस नहीं होता है, बाकी मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू ये सारे ही मच्छर काटने से होता है। तो जो हेपेटाइटिस होता है वायरस जनित बीमारी है ये। और इसमें क्या होता है कि हेपेटाइटिस में ये यकृत में सूजन और जलन होती है। और यदि आप लोगों से पूछ लिया जाए कि मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया होता है जो मादा एनाफिलीज होती है उससे काटने से होता है, और डेंगू होता है एडीज मच्छर के काटने से। ठीक, और जो फाइलेरिया होता है वो क्यूलेक्स। तो याद रखिए डेंगू से एडीज ये ज़रूर पूछता है आप लोगों से, हो सकता है पूछ भी लिया जाए। और फाइलेरिया जो होता है वो होता है क्यूलेक्स, क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। और जो मलेरिया होता है वो मादा एनाफिलीज। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 48A। तो ये आता है भाग 4 में, यानी कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो जो अनुच्छेद 48 है तो ये पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन जीवों की रक्षा से संबंधित है। भाग 4 अनुच्छेद 48 राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार देश में आपातकाल घोषित होने पर भी विलंबित नहीं किए जा सकते हैं। यानी आपातकाल जब लागू हो जाए देश में, तो जो अनुच्छेद 20 और 21 हैं, सॉरी गाइस, ऑप्शन ए, जो अनुच्छेद 20 और 21 हैं इनको छोड़कर सारे मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है, लेकिन इनको नहीं किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल किस में आता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल होता है अनुच्छेद 352 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच संबंध को दर्शाता है, यानी संबंधों से संदर्भित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के उच्च न्यायालय का न्यायिक अधिकार क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश दमन और दीव तक फैला हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बम्बई उच्च न्यायालय जो है। तो इसी के अंतर्गत दमन और दीव का जो न्यायालयी क्षेत्र है वो उसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान में कानून के शासन का विचार किस देश से लिया गया है। तो जो कानून के शासन का विचार है
वो लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से। ठीक, तो जो ब्रिटिश यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश संवैधानिक परंपरा से लिया गया है। तो इसमें लिया गया, आप लोग लिखिएगा कि संसदीय शासन पद्धति ली गई है, और विधि का शासन एवं विधि के समक्ष समता ली गई है, और मंत्रिमंडल प्रणाली ली गई है, और एकल नागरिकता ली गई है, और द्विसदनी प्रणाली ली गई है, और विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार लिए गए हैं। तो ये सब कुछ यूनाइटेड किंगडम के संविधान से लिया गया है, यानी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर थॉमस रो इंग्लैंड के किंग जेम्स वन के अधिकारी राजदूत के रूप में किस मुगल सम्राट के दरबार में आए थे? तो जो थॉमस रो था, तो वो आया था जहांगीर के दरबार में 1616 ईस्वी में, और यह जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ था अजमेर में 1616 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति का खिताब से सम्मानित किया गया था? यानी कि जो इनको छत्रपति बोला गया था वो किस स्थान पर बोला गया? तो ये बोला गया था उनको रायगढ़ में। तो जो शिवाजी थे वह मराठा साम्राज्य के संस्थापक भी थे। तो शिवाजी का जन्म जो था तो वो 6 अप्रैल 1627 को हुआ था, और सिवनेर जो था उसके दुर्ग में हुआ था, और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1674 में हुआ था रायगढ़ नामक स्थान पर। तो इन्होंने 1674 से 1680 तक शासन किया और मराठा साम्राज्य की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान मुसलमानों पर एक धार्मिक कर जकात जिसको बोला जाता है लगाया गया था। तो दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनवान जो मुसलमान थे उनके ऊपर एक धार्मिक कर लगाया जिसका नाम जकात था, जो कुल आय का लगभग 1/40वां भाग हिस्सा होता था। ठीक है, यानी 40वें हिस्से में एक हिस्सा आपको देना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा के नेतृत्व में धर्म के सिद्धांत को फैलाने के लिए श्रीलंका भेजा था। इनको बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस पशु का स्थान समाज में सबसे प्रतिष्ठित था? तो सबसे प्रतिष्ठित था गाय का। तो वैदिक काल में आर्यों का जो था आर्य, तो उनका सबसे प्रिय जो पशु था वो गाय थी, और इसको अगन्य भी बोला गया था उत्तर वैदिक काल में। ये आप लोग याद रखना कि उत्तर वैदिक काल में गाय को क्या बोला गया, तो अगन्य बोला गया था। और ऋग्वेद में गाय की 176 बार चर्चा मिलती है। ये भी पूछ सकता है कि गाय की ऋग्वेद में कितनी बार चर्चा है, तो 176 बार चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो यह था लॉर्ड डफरिन। जब कांग्रेस का गठन हुआ था भारत में तो उस समय लॉर्ड डफरिन जो था तो भारत का वायसराय था। तो कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अनुबंधित सेवा के लिए आर्ता प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये पहले थे सत्येंद्र नाथ टैगोर सबसे पहले। यानी अनुबंधित सेवा उसको बोला जाता है सिविल सर्विसेज को, यानी भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। उनको 1864 में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर का संबंध निम्नलिखित में से किस समुदाय से था? तो वह महार जो अनुसूचित जनजाति आती है SC, तो महार जनजाति थे, महार जाति से थे, जो कि एक SC में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। तो इन्होंने ये इनका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 1913 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोहम्मद अली जिन्ना। तो 1913 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग में शामिल हो गया था, और जो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वह 1906 में हुई थी, और यह जिन्ना जो था तो यह शामिल हुआ था 1913 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। तो जो कोडरमा है दोस्तों, तो वह एक स्थान है, तो यह प्रसिद्ध है अभ्रक के लिए। जो कोडरमा जगह है वो है झारखंड में पाई जाती है। तो झारखंड में स्थित एक जगह है कोडरमा, जहाँ अभ्रक खनिजों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूची मिलाना है दोस्तों। जो बुमला है ये बोमिडला है, तो ये दर्रा है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में। और जो जयलेपला है यह है सिक्किम में। और जो मुनलिंगला है यह है उत्तराखंड में। और जो सीपकिला है यह हिमाचल प्रदेश में। तो ये दर्रे हैं, ज़रूर पूछे जाएंगे आपसे। जो बोमिडला दर्रा है वो है अरुणाचल प्रदेश में, और जो जयलेपला है वो है सिक्किम में, और जो मुलिंगला है वह है उत्तराखंड में, और जो सीपकिला है वह हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि यह झील है, तो यह झील बताना है कहाँ कौन सी पाई जाती है। तो जो साला झील है तो वह है अरुणाचल प्रदेश में। और जो बड़खल झील है तो वह है हरियाणा में। और जो लोकटक झील है वह है मणिपुर में। और जो कालीवेली झील है तो वह है तमिलनाडु में। एक बार फिर से, साला झील जो है तो वह अरुणाचल प्रदेश में, बड़खल झील जो है जो हरियाणा में है, और जो लोकटक झील है वो मणिपुर में है, और जो कालीवेली झील है वो तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मरुस्थल आ गए दोस्तों। तो मरुस्थल जो गोभी मरुस्थल है वो कहाँ है, तो वो है एशिया में। महाद्वीप पूछा गया आपसे कि कौन सा मरुस्थल किस महाद्वीप में है। जो पैटागोनिया मरुस्थल है वह है दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। और जो विक्टोरिया है वह है ऑस्ट्रेलिया में। और जो कालाहारी है तो वह भी है दक्षिण अफ्रीका में। तो याद रखिए, गोभी मरुस्थल है जो वो एशिया में है, एशिया महाद्वीप में। और जो पैटागोनिया मरुस्थल है वो दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में है। और जो विक्टोरिया मरुस्थल है वह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और जो कालाहारी मरुस्थल है वह है दक्षिण अफ्रीका मरुस्थल में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों 30 नंबर कि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश को किस वर्ष तक गरीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा है। तो इन्होंने लक्ष्य रखा है 2028 तक, यानी मध्य प्रदेश को गरीबी से मुक्त कर देंगे। तो ये सिर्फ हवाबाजी है, ऐसा होगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दुबई में। तो जो 2025 में 11 और 13 फरवरी को हुआ था, मध्य हुआ था, तो ये 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट था। ठीक है। तो इसका आयोजन जो हुआ था दुबई, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात जो देश है वहाँ पे हुआ था। और इसमें तो पूछ लिया जाए कि भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया था, तो इसमें किया था केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री जो अपने भूपेंद्र यादव, उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत का सबसे बड़ा क्रूज टर्मिनल मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि जून 2025 में पूर्वी यूरोप के किस छोटे देश को पहली बार सुरक्षा परिषद के लिए चुना गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, लातविया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झारखंड में। तो जो झारखंड के लातेहार जिला है, तो वहाँ पे भेड़िया अभ्यारण्य है, जो कि भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभ्यारण्य है। ठीक। तो ये जो अभ्यारण्य है ये पलामू टाइगर रिजर्व का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष किस तिथि को आयुर्वेदिक दिवस मनाने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 23 सितंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और आज का अंतिम प्रश्न है कि मई 2025 में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में चलाए गए सैन्य हवाई अभियान का कोड नेम क्या था। तो इसका नाम था ऑपरेशन सिंधु।
दोस्तों इसका आप सिंधु नहीं है, यहाँ पे है सिंदूर। ये ऑपरेशन सिंदूर है, मिस प्रिंट हो जाती है कभी कभी दोस्तों टाइप करने में, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। बाकी इसका आप राइट आंसर होगा ऑपरेशन सिंदूर। यानी 6-7 मई 2025 की मध्य रात्रि में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में जो आतंकी संगठन थे, यानी वो जो यहाँ पे रुके हुए थे, तो वहाँ पे हवाई अभियान चलाया गया था और जिसका कोड नेम था ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत उनके ठिकाने नष्ट किए गए थे और इसमें भारत ने दावा किया था कि इसमें लगभग 100 आतंकियों को मारा गया है। और इसका जो ये किस लिए की गई थी, तो ये जो पहलगाम में हमला हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, ये पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि पहलगाम हमला कब हुआ था, तो ये हमला हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, तो उसी का बदला लेने के लिए किया गया था। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी आप लोगों की क्लास। आप लोग जो कमेंट करते हैं वो मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग हम लोग सुधार करते हैं। तो कमेंट करना ना भूलें और क्लास को लाइक ज़रूर कर दें प्लीज़, और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये आप लोग ज़रूर करिए, और पहला भी मैं करा चुका हूँ, उसको भी करिए और इसको भी करिए। मैं 10 करा दूँगा, 8 और बाकी हैं, तो 2-3 दिन के अंदर मैं सारे करा दूँगा। तो कहीं भी आप लेटे हों बैठे हों, फ़ोन चालू करिए और देखिए। तो चलिए मिलते हैं वापस से एक नई क्लास में, नए प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।